अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, NTS टेस्ट गाइड से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड वंस अगेन SST मैथ्स फिजिक्स के लिए जिसका जो फिज़िक्स पार्ट है इसके चंद फास्ट पेपर की MCQs को डिस्कस करता हूँ। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये चैनल आपको सिटी FST DM एक्सेट्रा के लिए आपको जो फास्ट पेपर है इसकी सोल्यूशन फॉर्म आपको देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो पेपर है काफ़ी डिम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँगा। तो आपने इस तरह करना होगा कि मैं जो कह रहा हूँ आपने इसको गौर से सुनना होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे। ये क्वेश्चन कहते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम किस तरह इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। That normal force of gravity can be generated by the astronaut, ताकि जो नॉर्मल फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जैसे हम अर्थ पर है जिसकी ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है, ताकि इस तरह की ग्रेविटी हम इस जो सैटेलाइट है इस पर क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गिवन है, रोटेटिंग द स्पेसक्राफ्ट। आपने रोटेटिंग स्पेसक्राफ्ट को रोटेट करना है अपनी एक्सिस से, या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट को देना है, बैक और फोर्थ मोशन देना है इसको, या अप डाउन मोशन देना है स्पेसक्राफ्ट को, या कीपिंग द स्पेसक्राफ्ट स्टेशनरी। ऑल ऑफ द बोथ है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है रोटेटिंग द स्पेसक्राफ्ट। अगर आप स्पेसक्राफ्ट को रोटेट करते हैं जिससे आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट होते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन कहते हैं 70 kg मैन रन्स अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एक 70 किलोग्राम का एक आदमी है जो एक पहाड़ी पर जिसकी हाइट 3 मीटर के करीब है इस पर जा रहा है, इसकी ऊंचाई पर जा रहा है। तो इसके लिए जो टाइम है ये 2 सेकंड है, यानी ये इतनी हाइट पर 2 सेकंड के अंदर अंदर वो जा सकता है। द एवरेज पावर आउटपुट क्या होगा, इस आदमी का एवरेज पावर क्या होगा। तो इसके लिए हमारे साथ सिंपल एक फार्मूला है। ये गिवन डेटा है, जो मास ऑफ मैन है ये 70 kg है। इस तरह जो हाइट ऑफ द हिल है ये 3 मीटर है, और जो टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड है और 2 सेकंड है। तो इसके लिए जो पावर है ये अननोन है, हम इसके पावर को वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर जनरली इक्वल होता है W/T की इक्वल। W हमारे साथ वर्क है और T ये है टाइम। अब वर्क ये स्टोर जब एक चीज़ हाइट पर जाते हैं तो इसकी कन्फिग्रेशन की जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी mgh की बराबर है डिवाइड बाई टाइम। अब आपके साथ m की वैल्यू गिवन है, इस तरह g की वैल्यू भी 10 होते हैं और h की वैल्यू 3 है डिवाइड बाई 2 दिस इज टाइम। सो जस्ट आफ्टर अ सिंपल कैलकुलेशन वी गेट 1050 वाट। सो इस आदमी का जो पावर है वो 1050 वाट की करीब है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 1050 वाट। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसी पेपर में ये 13 नंबर है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइड। ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं और ये प्रोवाइड होते हैं तब जब ऑप्शन ए कहते हैं देयर इज सम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन मौजूद हो तो ये एनर्जी, ये जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होगी। ऑप्शन बी कहते हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी कहते हैं देयर इज अ ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। और ऑप्शन डी कहता है ए और सी दोनों करेक्ट है, जबकि ऑप्शन ई कहते हैं नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है ये कांस्टेंट तब रहेगा जब देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन मौजूद नहीं होता तो ये जो टोटल एनर्जी ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। Now question number 14.
A block with a mass of 1 kg, 0.1 kg is attached to a spring. एक स्प्रिंग के साथ एक बाल या एक ब्लॉक को अटैच किया है जिसका मास 0.1 kg है. इस प्लेस ऑन a horizontal fractionless table. एक टेबल पर इसको रखा हुआ है. द स्प्रिंग इज अटैच्ड स्ट्रेच 20 सेंटीमीटर. अब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया कितनी लेंथ के लिए? 20 सेंटीमीटर के लिए. व्हेन द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड, जिस पर 5 न्यूटन फोर्स को अप्लाई किया तो ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हुआ 20 सेंटीमीटर के लिए. अब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो लेट्स देखते हैं कि किस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पर आपके साथ गिवन है 0.1 kg मास ऑफ द ब्लॉक, जबकि x जो डिस्टेंस है इसको स्ट्रेच किया है और 20 सेंटीमीटर पर स्ट्रेच किया है. जबकि अब आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको 100 पर डिवाइड करो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब फोर्स गिवन है तो k किसकी इक्वल होगा? तो आप अपने इस तरह करना हो कि F इज इक्वल टू k. दिस इज वेरी सिंपल. हुकला तो यहाँ पर k इज इक्वल टू F बाई x. F इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0.2. दिस इज 25 न्यूटन पर मीटर. दैट इज द वैल्यू ऑफ k. तो आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 25 न्यूटन पर मीटर. अब नेक्स्ट पार्ट है. इस पार्ट में क्वेश्चन कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ आता है देन द लाइट इमिटेड विल बी, तो लाइट किस फॉर्म में इमिट होगा? अब वेरी सिंपल फार्मूला है. अगर इलेक्ट्रॉन एनी ऑफ द ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आता है तो इसको हम कहते हैं लेमन सीरीज. जबकि अगर सेकंड ऑर्बिट की तरफ आते हैं 3 से 4 से 5 से तो इसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज. तो यहाँ 3 से 2 की तरफ आते हैं तो इसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बाल्मर सीरीज. अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस सेकंड ऑर्बिट में आते हैं तो इससे लाइट इमिट होता है और ये लाइट याद रखना ये हमारे साथ विजिबल रेंज में होता है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. An electron is completely knock out from an atom. अगर एक इलेक्ट्रॉन को completely knock out कर दे हम एटम से, this is called what? Excitation, ionization and so on. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है. इसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं. तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम completely knock out करते हैं एटम से तो इसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन. Now question number 28. एटम हैविंग द सेम एटॉमिक वेट. अगर एक एटम है जिसका एटॉमिक वेट सेम है, अगर एटॉमिक वेट सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जबकि इसका जो एटॉमिक नंबर है ये डिफरेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं आइसोबार. ऑप्शन बी करेक्ट है. बाकी ऑप्शन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पर क्योंकि एक ऑप्शन तो इसमें आइसोटोप हो सकता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है और जबकि एटॉमिक नंबर सेम हो जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. इसको हम आइसोटोप्स कहते हैं. जबकि जो दूसरा केस है इसको हम कहते हैं आइसोबार. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. समथिंग यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन हैव द सेम सेटअप. पोली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है इस तरह है कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में रखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें इसका जो क्वांटम है, जो क्वांटम नंबर जो स्टेट्स है ये सेम नहीं होगा. तो इसका जो क्वांटम नंबर NLM ये इसमें कोई ना कोई एक डिफरेंट होना चाहिए. तो इसको हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. 2 इलेक्ट्रॉन NLM ऑफ द सेम वैल्यू के लिए इसमें हम नहीं रख सकते. तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है. एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर गिव्स. जैसा कि आपको मालूम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इक्विवेलेंट है न्यूटन सेकंड लॉ के F इज इक्वल टू ma के. तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैमिल्टोनियन जो इसमें एक ऑपरेटर होता है तो H साइज इक्वल टू EF साइज का इक्वेशन है. तो यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन या जो H है ये ऑपरेटर आपके साथ
कौन सी टर्म ऑप्शन यहाँ पर आपको देता है, तो टोटल एनर्जी देता है ऑप्शन ए, टोटल मोमेंटम देता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ये टोटल एनर्जी हमें देता है। ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये इक्वल होता है ऑपरेटर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑपरेटर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन आइडियल गैस ऑफ n ग्राम मोल्स सेटिस्फाइड द रिलेशन। अगर आपके साथ आइडियल गैस है जिसमें n मोल्स आपके साथ गिवन है तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जनरली हमारे साथ इक्वेशन होता है Cp = Cv + R। अगर n मोल है तो Cp = Cv + nR। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, Cv = Cp - nR। तो ऑप्शन सी करेक्ट है।